एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि आज भारत के लोगों के लिए, आप सब के लिए, जो हर रोज शाम को टीवी से चिपक जाते हैं, और आप सब लोग जो हर शाम को हमारे पास यानी न्यूज़ चैनल्स के पास आते हैं खबरें सुनने के लिए, खबरें सुनकर अपनी राय बनाते हैं किसी मुद्दे पर, उन सब के लिए आज एक काली शाम है। क्योंकि अगर मुंबई पुलिस की हम माने तो आप लोगों को ठग लिया गया है, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। देश के लोग आज दुखी हैं क्योंकि आज शायद देश में पहली बार एक टीआरपी घोटाले का खुलासा हुआ है। घोटाले तो हमारे देश में होते ही रहते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए घोटाले, पैसे के घोटाले, घोटालों की हमें आदत सी पड़ गई है, लेकिन टीआरपी घोटाला पहली बार सुना है। आज दोपहर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूरे देश को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि टीआरपी से छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस ने 3 टीवी चैनल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इनमें से 2 चैनल्स के प्रोमोटर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टीवी का। यह वो न्यूज चैनल है जो देश का नंबर 1 चैनल होने का दावा करता था, और यह दावा सही था क्योंकि टीआरपी भी यही कहती है कि यह न्यूज चैनल नंबर 1 है, चाहे वो अंग्रेजी का रिपब्लिक टीवी हो या फिर हिंदी में रिपब्लिक भारत हो। आज ही नई टीआरपी आई है क्योंकि हर थर्सडे को, हर वीरवार को साप्ताहिक टीआरपी रिलीज होती है, और आज जो टीआरपी आई है उसमें भी ये दोनों चैनल्स नंबर 1 हैं। आज मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि यह टीआरपी नकली थी और खरीदी हुई टीआरपी थी। मुंबई पुलिस के अनुसार मुंबई में बहुत सारे परिवारों को हर महीने 500 रुपए देकर यह कहा जाता था कि वो अपने टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल लगाकर रखें, एक ही चैनल लगाकर छोड़ दें, घंटों तक वही चैनल चलता रहे। यह खुलासा वीरवार के दिन हुआ है। वीरवार हफ्ते का वो दिन होता है जब टीवी चैनलों की टीआरपी आती है, और आज के दिन जो टीआरपी आई है, आज के दिन हुई टीआरपी की इस चोरी की तुलना आप बूथ कैप्चरिंग से कर सकते हैं। नेताओं के लिए जो महत्व वोटों का होता है, टीवी चैनल्स के लिए वही महत्व टीआरपी का होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो महत्व फिल्म स्टार्स के लिए होता है जब उनकी फिल्में रिलीज होती हैं, वही महत्व टीवी चैनल्स के लिए टीआरपी का होता है। कल्पना कीजिए कि अगर कभी कोई ईवीएम हैक हो जाए इस देश में तो कितनी बड़ी खबर बनेगी। इसी प्रकार अगर टीआरपी मापने वाले बक्से हैक कर लिए जाएं तो इससे बड़ी खबर आज की दुनिया में क्या होगी। एक अंदाजा आप लगाकर देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं। वर्ष 1975 में चुनावों में धांधली के आरोप में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तब दोषी पाई गई थी। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था और उन पर चुनाव लड़ने को लेकर 6 साल की पाबंदी लगा दी गई थी। यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि उस समय देश में इमरजेंसी लगा दी गई। यानी धांधली चाहे चुनावों में हो या टीआरपी में हो, लोकतंत्र के लिए दोनों ही बहुत हानिकारक हैं। और शायद इसीलिए आज के बाद से आपका इस टीआरपी शब्द से भरोसा उठ जाएगा और आपको टीआरपी शब्द शायद एक अपशब्द लगने लगेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आज जिस शख्स ने यह पूरा पर्दाफाश किया है, आज जिस शख्स ने पूरे देश को चौंका दिया है, उस शख्स का नाम है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिन्होंने आज मीडिया के सामने खुलासा किया। उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता, इसलिए सीधे हम मुंबई चलते हैं परमबीर सिंह के पास। परमबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो खुलासा आपने किया, पूरा देश उससे हैरान है, चौंक गया है पूरा देश। इससे पहले हमने बैंकों को लुटते हुए देखा है, घरों में चोरी होते हुए देखी है, तमाम तरह की चोरियां हमने देखी हैं, बैंकों में फ्रॉड होते हुए देखे हैं, लेकिन ये जो टीआरपी चोरी का मामला आया है, ये देश ने पहली बार देखा है। और मुझे लगता है कि आप शायद पहले पुलिस कमिश्नर होंगे और आपकी फोर्स पहली पुलिस फोर्स होगी जिसने इस टीआरपी स्कैम का खुलासा किया है। तो आप थोड़ा पूरे देश को बताइए, कैसे आपने इसका खुलासा किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे आप यहां तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल मामला है। जी हाँ, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एक एजेंसी है जिसका नाम है बार्क, और बार्क का काम है अलग अलग चैनल्स की व्यूअरशिप को रेट करना, उनकी टीआरपी डिटरमिन करना। और इस काम में मदद करने के लिए बार्क ने अपॉइंट किया हुआ था हंसा नाम की एक एजेंसी को। तो हमको हंसा एजेंसी ने आके ऐसा कंप्लेंट दिया था, एफआईआर दिया था कि उनके नीचे
एक्स कुछ कर्मचारी थे, फॉर्मर उनके कर्मचारी थे जो पहले वहाँ पे काम करते थे, वो वहाँ से उनका जो कस्टमर डेटाबेस था, उसको लेके चुरा कर जब वो नौकरी छोड़े उस डेटाबेस को साथ ले गए थे। उस कस्टमर डेटाबेस का इस्तेमाल आज किया जा रहा है और यहाँ कस्टमर डेटाबेस का मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। इसका मतलब होता है कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 30,000 बैरोमीटर हंसा और बार्क ने मिलकर अलग लोगों के घरों में लगाए हैं। अकेले मुंबई में करीब 2000 इस प्रकार के बैरोमीटर लगाए गए हैं और इस बैरोमीटर जिन घरों में लगे होते हैं वो कौन से चैनल को कितनी देर के लिए देख रहा है, उसके हिसाब से टीआरपी डिसाइड की जाती है और टीआरपी पूरी व्यूअरशिप पे नहीं की जाती, सिर्फ ये 30,000 या ये 2000 जो मीटर लगे हुए हैं उसके बेसिस पे ये टीआरपी देखी जाती है। ये किसके घर में टीआरपी मापने वाला ये मीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर लगा हुआ है, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा था हंसा का, लेकिन एक्स एम्प्लॉय वो वहां से डेटा चुरा कर ले गए और उस डेटा का इस्तेमाल टीआरपी को मैनिपुलेट करने के लिए करा जा रहा था, ऐसा आरोप हमारे पास आया। हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में करने के बाद हमारे सामने ये आया कि दो तो छोटे चैनल सामने आए, एक तो फख्त मराठी और एक बॉक्स सिनेमा, जो कि इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, टीआरपी को मैनिपुलेट इस बैरोमीटर के मार्फत से कर रहे थे। और आगे जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें हमको ये भी मालूम पड़ा कि रिपब्लिक चैनल है वो भी इसी प्रकार का टीआरपी मैनिपुलेशन का काम कर रहा था। बार्क ने हमको अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में बताया कि रिपब्लिक टीवी की जो सस्पिशियस ट्रेंड्स दिखाई दे रहे थे, ये मैं आपको रिपीट करता हूं, बार्क ने अपनी रिपोर्ट में हमको बताया और इसी प्रकार से कुछ कस्टमर्स का सस्पिशियस व्यूइंग दिखाई दे रहा था, उसका डेटा हमसे शेयर किया। हमने उन कस्टमर्स को बुलाया और उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने मान्य किया कि उनको अप्रोच किया गया था कुछ लोगों के मार्फत जो बीच में दलाली करने वाले लोग थे या जो इन लोगों से डायरेक्ट संपर्क में थे, और ऐसे 2 व्यक्तियों को पहले हमने अरेस्ट किया। उनके पास से काफ़ी पैसा जब्त हुआ, 20 लाख उनके अकाउंट से, 8.5 लाख उनके लॉकर से जब्त किया गया। और इन कस्टमर्स ने हमको ये भी बताया कि उनको हर महीना कुछ 400-500 रुपया दिया जाता था एक ही चैनल को लगातार लगाए रखने के लिए, वो घर में हो या ना हो इसी चैनल को चलता रखना चाहिए। और अगर वो इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते तब भी इंग्लिश का चैनल लगाए रखिए। तो इसका डायरेक्ट अर्थ ये था कि टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था, उसका जो बैरोमीटर नापता था कि कौन व्यक्ति कितनी देर कौन सा चैनल देखता है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो टीआरपी है ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में। आपका एडवर्टाइजमेंट का रेट कितना रहेगा, कितना आप रेवेन्यू अर्न करेंगे, ये एडवर्टाइजर्स टीआरपी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सो अगर आप टीआरपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बेईमानी तो एडवर्टाइजर्स के साथ है। दूसरा, अगर एक चैनल बेईमानी करके टीआरपी गेन कर रहा है, वो दूसरे चैनल को नुकसान करके एट द कॉस्ट ऑफ अदर चैनल टीआरपी कैन बी गेन्ड। तो एक बेनिफिशियरी था अनड्यू और एक को अनड्यू लॉस करा जा रहा था दूसरे चैनल को। सभी चैनल, आपके जैसे चैनल भी इसमें नुकसान उठा रहे थे इस फॉल्स टीआरपी रैकेट का। तो इस जरिए से फॉल्स टीआरपी जनरेट करके उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाई, जो 3 चैनल का मैंने नाम लिया, और उसके जरिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू जनरेट किया और जो रेवेन्यू का एक्स्ट्रा जनरेट किया गया वो हमारा प्रोसीड ऑफ क्राइम माना जाएगा। उसी दिशा में हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी परमवीर जी, अब जो रेवेन्यू जनरेट किया गया जिस तरफ आपने इशारा किया है वो तो उस चैनल के बैंक अकाउंट में होगा और उसमें वो रेवेन्यू आया है एडवर्टाइजर से चैनल के बैंक अकाउंट में। तो क्या इसके आगे की कार्रवाई ये हो सकती है कि आप बैंक अकाउंट्स को सीज करेंगे? इसके आगे क्या होगा? तो सब अवश्य बैंक अकाउंट्स को हम इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, सीज या फ्रीज करने की कार्रवाई बाद में आती है। और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है, उनसे भी इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उनको जानकारी थी या उनको मैनिपुलेट करके, उनको झूठी फिगर्स दिखाकर उनके साथ वो विक्टिम्स हैं क्या, उनको भी बुला के पूछताछ की जाएगी। और चैनल में जो ये हमने 3 चैनल्स के नाम लिए, इनमें कौन व्यक्ति इसके लिए जवाबदार है
उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कुछ व्यक्तियों को समन किया जाएगा और ये रिपब्लिक चैनल में भी किस लेवल के व्यक्ति इस रैकेट में इन्वॉल्व थे उनको हम इन्वेस्टिगेट अवश्य करेंगे। जी परमवीर जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये मैनिपुलेशन इस स्तर पर हो रही थी कि कोई चैनल, रिपब्लिक जैसा चैनल, अचानक नंबर 1 हो जाए? क्योंकि हम ये देख रहे थे दोनों चैनल, उनके अंग्रेजी और हिंदी, वो नंबर 1 है और आज जो रेटिंग आई है उसमें भी वो नंबर 1 है। लेकिन दूसरी बात जो विरोधाभास है वो ये है कि पूरे देश में जिस तरह का कंटेंट वो दिखा रहे थे उसको देखकर भी बहुत सारे दर्शकों में असंतोष था और ये था कि ये जो कंटेंट है ये ऐसा कैसे हुआ कि ये कंटेंट दिखाकर कोई चैनल नंबर 1 हो सकता है? तो आपको लगता है कि ये मैनिपुलेशन इतने बड़े लेवल की थी कि ये किसी चैनल को एकदम नंबर 1 पर ले जाए? देखिए, अभी तो हमको कुछ लिमिटेड नंबर ऐसे कस्टमर्स का मिला था जिनके पास सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई थी। उनको बुलाकर जब उनसे पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि ये हकीकत है, उनको मैनिपुलेट किया गया था टीआरपी मैनिपुलेशन के लिए। और जो टोटल टीआरपी के बैरोमीटर्स लगाए गए हैं पूरे देश में सिर्फ 30,000 है। मुंबई जैसे शहर में 2,000 से कुछ कम है। अगर आप 50, 60, 100 बैरोमीटर्स को भी आप मैनिपुलेट कर लेते हैं मुंबई जैसे शहर में, उसका असर आपकी टीआरपी रेटिंग पे बहुत बड़ा पड़ता है। तो किस हद तक किया जा रहा था, कितने बैरोमीटर्स को मैनिपुलेट कौन सा चैनल कर रहा था, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। लेकिन कुछ जो कस्टमर्स थे उन्होंने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि उनको पैसा दिया गया सर्टेन टेलीविजन चैनल देखने के लिए। वो देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन उस चैनल को ऑन अवश्य रखा जाए अपने टेलीविजन सेट्स पर। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मॉडल मुंबई के बाहर भी चल रहा होगा, यानी महाराष्ट्र के दूसरी जगहों पर या देश में दूसरी जगहों पर? अगर मुंबई में चल रहा है तो मुझे लगता है कि अवश्य ही ये ना केवल महाराष्ट्र में, बाकी देश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य सिटीज में, पूरे देश में भी इस प्रकार का रैकेट चल रहा होगा। जी परमवीर जी, मैं तो आपको बहुत समय से जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप दबाव में आने वाले अफसर नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में ये माना जाता है कि मीडिया पर हाथ डालना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है और ख़ास तौर पर अगर कोई बहुत सेंसिटिव केस हो तो पुलिस वाले भी 50 बार सोचते हैं कि कहीं हाथ डालना है या नहीं डालना है। तो आपसे मैं ये डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर कभी कोई ऐसा दबाव आपने महसूस किया? क्योंकि आपने, ये भी बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जो अभी आपने डील किया है और इससे पहले सुशांत का मुद्दा भी बहुत सेंसिटिव था और वहां पर भी आपने जो आपने पहले दिन कहा आप उसी पर लगातार उसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बने रहे। अभी 2 दिन पहले भी आपने इंटरव्यू में वही बात कही जो आप 4 महीने पहले कह रहे थे। तो मैं दबाव के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, दीज 4 months मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। नहीं, एक्चुअली इतने दबाव वाले हमारे लिए नहीं थे। हमने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया था, हमारी टीम एक प्रोफेशनल टीम थी और हमने एक अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, सील्ड एनवेलप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमने सबमिट की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखकर उस पर अपना सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया था, कहा था उसमें कोई गलती या कमी दिखाई नहीं देती। उसके बाद बिहार का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन हमसे कहा था कि हम अपना एटीआर का इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं। तो जब एक बार हमारे इन्वेस्टिगेशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई थी, उन्होंने कहा था कि उसमें कोई कमी नहीं मिली उनको, तो हमें लगता था कि ये लोग जानबूझ के एक एजेंडा के तहत ये सब चला रहे हैं। मोटिवेटेड एक कैंपेन है मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमें पूरा विश्वास था अपने प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन पे, अपनी फोर्स के ऊपर। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पूरे प्रयत्न मुंबई पुलिस को डिमोरलाइज करने के, मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के ऐसे समय पे किए गए जबकि हमारी पुलिस एक युद्ध लड़ रही थी, एक लड़ाई लड़ रही थी कोविड के साथ, कोरोना के साथ। इस कोविड में मेरे 6,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी, उनको कोविड हुआ, मेरे 85 लोग शहीद हुए इस लड़ाई में। तो फोर्स का मोराल बढ़ाने की बजाय उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश, एक ही बहुत ही भयानक डिजाइन था। मैं नहीं कहता कि मेरी फोर्स डिमोरलाइज हुई, लेकिन इस प्रकार का प्रयास अवश्य किया गया। जो ये भी इन्वेस्टिगेशन है, हमने अभी शुरुआत की है, एविडेंस हमको प्राप्त हो गई है, प्रिमा फेसाई कुछ एविडेंस मिली है कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ और भी चैनल्स
मैं कह सकता हूँ सामने आएंगे उनके नाम, अगर उनके बारे में एविडेंस मिलेगी तो मैं ये भी रूल आउट नहीं करता, लेकिन प्योरली हमारा जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड रहेगा, और प्रेशर में तो हम आने वाले नहीं हैं, ना हम पे कोई प्रेशर है। कुछ लोग अवश्य जो इसमें विक्टिम है या जो इसमें आरोपी हैं, वो हम पे प्रेशर लाने की कोशिश, कुछ शोर मचाया जा रहा है। जी, लेकिन हम मैंने प्रेशर में आज नहीं ही शाम आएंगे। को मैंने देखा कि जो लोग आरोपी हैं अब वो सीधे आप उल्टा आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक दबाव बनाना शुरू कर दिया है, बदले की भावना हो रही है, यानी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया है। वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्या आप इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं? तो पुलिस में जिस दिन नौकरी की थी लड़ाई लड़ने के लिए, तो नौकरी की थी, लड़ाई से तो हम डरते नहीं, पीछे नहीं हटते। लेकिन कौन सा आरोपी है जो कभी भी मानता है कि उसने आरोप किया है, उसने गुनाह कबूल किया है? करता है कभी कोई? तो डिफेंड करते हैं लोग अपने आप को, लेकिन हम तो प्योरली प्रोफेशनल एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ना किसी को टारगेट करेंगे, ना किसी को स्पेयर करेंगे। एंड जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सामने एविडेंस सबमिट की जाती है। सो इट विल बी अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, and we will take it to logic. We have 3 months to investigate the matter. We'll take it to logical conclusion. जी, आपसे आखिरी सवाल ये है, कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब हम सब लोग, यानी जितने टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, लोग हमारे पास आते हैं विश्वास करके। अब आज आपने जो खुलासा किया है उससे ना सिर्फ एक चैनल पर फर्क पड़ेगा, उससे बाकी के चैनल्स पर भी फर्क पड़ेगा, और उससे जो टीआरपी नाम का ये जो बिजनेस मॉडल है इस पर भी लोग शक करने लगेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को ही करेक्शन की जरूरत है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन इस समय आपके पास है वो हमारे पास भी नहीं होगी। आपको सब पता होगा कि अंदर क्या चल रहा है इस पूरे बिजनेस मॉडल में, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? तो इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का मैनिपुलेशन, इस प्रकार का टीआरपी मैनिपुलेशन, इस प्रकार का बिजनेस मॉडल, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कम चैनल्स के विरुद्ध हमको प्राप्त हुई है। ऐसा मैं नहीं कहता कि और किसी के चैनल के विरुद्ध इसके आगे से नहीं आ सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, लिमिटेड है। कुछ 1, 2, 3 चैनल इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट असर, टीआरपी का असर रेवेन्यूज पे पड़ता है। आपका कितना जनरेशन हो रहा है एड रेवेन्यू, उस पर फर्क पड़ता है। तो उसी लालच में आकर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा, बट बाय एंड लार्ज इस प्रकार का बहुत ही वाइड स्प्रेड ये प्रैक्टिस है। सभी चैनल इस प्रकार की प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। थैंक यू सो मच सर। और ये एक नया पोर्टफोलियो जो है आज आपके बायोडेटा में जुड़ गया है। ये भी एक नया इतिहास आपने रच दिया है। आज लोग आपको याद करेंगे इतिहास में इस टीआरपी स्कैम के लिए। और ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, मतलब टीआरपी जो मीडिया के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग वो खुद भी इसको इतना नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि आपने काफी मेहनत की होगी, आपका भी सर थोड़ी देर के लिए चकराया होगा, क्योंकि इट्स वेरी जी अभी भी चकरा रहा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट। परमबीर सिंह जो बता रहे थे कि उन्होंने कैसे इस पूरे टीआरपी स्कैम के बारे में पता चला उन्हें, और कैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और अब और आगे क्या हो सकता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो कुछ हमें बताया है वो सुनकर आज आप सब दुखी हो गए होंगे। हम भी बहुत दुखी हैं। मीडिया का एक हिस्सा होने के नाते हमें भी काफी धक्का लगा, बहुत दुख पहुंचा हमें भी, क्योंकि मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस स्तंभ को आज टीआरपी की दीमक खा गई। आपको याद है हमने 2-3 दिन पहले आपको यही डायग्राम दिखाया था, यही चार्ट दिखाया था, और हमने कहा था कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो कमजोर हो रहा है। और आज जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं, इसमें आप ये देख पाएंगे कि ये जो मीडिया नाम का जो चौथा स्तंभ है, इसे टीआरपी नामक दीमक वो खा रही है। जो न्यूज चैनल इस स्तंभ को खंडित होने से बचाने का दावा करते थे, वो खुद आज इस स्तंभ को टीआरपी वाले हथौड़े से तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। भारत में करीब 20 करोड़ परिवार टेलीविजन पर न्यूज देखते हैं, आपके जैसे जो इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं। और भारत के 100 करोड़ लोग अपने अपने स्मार्टफोन्स पर न्यूज के जरिए ये पता लगाना चाहते हैं कि देश में क्या चल रहा है। पत्रकार, हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हम जो एंकर हैं, हम एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, हम एक्टर नहीं हैं।
पत्रकार फिल्म प्रोड्यूसर नहीं होता, इसलिए पत्रकार एक्टिंग नहीं करता, बल्कि आपको सच दिखाता है। फिल्मों में और न्यूज़ में फ़र्क ये होता है कि फिल्म में जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो ये आपकी पसंद सोचकर लिखी जाती है, आपको क्या अच्छा लगेगा ये सोचकर फिल्म बनाई जाती है। और फिल्म का जब अंत किया जाता है, उसका जब क्लाइमैक्स आता है, वो भी ये सोचकर किया जाता है कि आपकी पसंद क्या होगी, आप किस डायलॉग पर ताली बजाएंगे, ये कहकर वो डायलॉग लिखा जाता है और फिर बोला जाता है। लेकिन न्यूज़ में ऐसा नहीं होता। न्यूज़ में सच दिखाया जाता है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या खराब लगे। लेकिन हाल के कुछ समय में ऐसा होने लगा था कि न्यूज़ में भी वही डायलॉग्स बोले जा रहे थे जो इस बात को देखकर लिखे गए थे कि उन डायलॉग्स पर कितने लोग तालियां बजाएंगे, कितनी सीटियां बजेंगी। और न्यूज़ चैनल के जो एडिटर थे वो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरह काम करने लगे थे। आज देश के 130 करोड़ लोगों के साथ हवा के रास्ते यानी एयरवेव्स के रास्ते एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुंबई पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है यह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले आपको इन आरोपों की गंभीरता को समझना होगा। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कैसे सोशल मीडिया पर बहुत आराम से फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक्स खरीदे जा सकते हैं। ये बात हमने आपको टेलीविजन के माध्यम से बताई थी, लेकिन आज हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक्स इंटरनेट पर खरीदने का काम कुछ न्यूज़ चैनल्स भी कर रहे हैं। यानी आज हमारे देश ने फेक फॉलोअर्स से फेक टीआरपी तक का सफर तय कर लिया है। इससे पहले इंटरनेट पर फेक फॉलोअर्स खरीदे जाते थे, अब टीवी पर फेक टीआरपी खरीदी जा रही है। और इस सफर पर गर्व करने जैसा कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा लगभग हर न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़ एंकर खुद को नंबर 1 बताता है। आजकल आपने देखा होगा, आप जिस भी चैनल पर जाएंगे हर चैनल यही तो दावा करता है कि वो नंबर 1 है। सब आपको ये बताते हैं और दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में नंबर 1 है कौन, क्योंकि जो टीआरपी आती है उसको भी अगर आप अलग अलग भागों में खंडित करें तो हर चैनल असल में नंबर 1 बन सकता है। और नंबर 1 बनने की इस होड़ के पीछे यही टीआरपी की दौड़ है, क्योंकि जिसे जितनी टीआरपी मिलेगी उसे उतने ही विज्ञापन मिलेंगे, और जिसे जितने विज्ञापन मिलेंगे उसे उतना सफल माना जाएगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा। यानी ये एक बिजनेस मॉडल है। पहले आपने दर्शक जुटाए, नकली या असली कुछ भी हो सकता है, फिर आपने टीआरपी ली, टीआरपी को बाजार में बेचा जाता है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आप कोई चैनल देखते हैं उससे उस चैनल की टीआरपी बढ़ती है, उस टीआरपी को बाजार में विज्ञापनकर्ताओं के सामने बेचा जाता है। विज्ञापन आते हैं तो पैसा आता है। इसलिए चैनलों के लिए टीआरपी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जैसे नेताओं के लिए वोट बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को 400-500 रुपए देकर टीआरपी बढ़ाने के लिए कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक जमाने में कश्मीर में कुछ लोगों को 400-500 रुपए देकर सेना पर पत्थर मारने के लिए कहा जाता था, आपको याद होगा। यानी ये टीआरपी का नया बिजनेस मॉडल है जिसमें टीआरपी की सेल भी है और टीआरपी की चोरी भी है। टीआरपी की सेल लगी हुई है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं। जिस न्यूज़ चैनल पर यह आरोप लगा है वो एक फ्री टू एयर चैनल। अब आप ये समझिए कि ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे चलता है। 2 तरह के चैनल होते हैं, एक फ्री टू एयर चैनल होता है जिसे हम अंग्रेजी में FTA कहते हैं, और एक होता है सब्सक्रिप्शन फीस वाला चैनल। यानी जो FTA होता है, फ्री टू एयर चैनल, इस चैनल को देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी पड़ती, आप मुफ्त में उस चैनल को देख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं चुकाते, उसे मुफ्त में कंज्यूम करते हैं, तो आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। आपकी पसंद और नापसंद की नीलामी होने लगती है, आपकी वहां मौजूदगी की नीलामी होने लगती है, और आपको एक तरफा खबरों का नशा करने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन आज आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जी न्यूज़ फ्री टू एयर चैनल नहीं है, ये एक पेड चैनल है। यानी इसकी सब्सक्रिप्शन फीस हमारे दर्शक देते हैं। यानी आप हमें जो पैसा देते हैं उसी पैसे से हम आप तक खबरें पहुंचाने का खर्च उठाते हैं। हालांकि हमारी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो बहुत ही मामूली है, बहुत कम है। हालांकि हमें विज्ञापन भी मिलते हैं, लेकिन हमें मिलने वाले विज्ञापनों का एकमात्र पैमाना टीआरपी नहीं
बल्कि आपका भरोसा भी है। और अगर आप अलग अलग चैनल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैनल सिर्फ टीआरपी पाने के लिए खबरें बनाता है और कौन सा चैनल आपका भरोसा जीतने के लिए खबरें बनाता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज देश के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोकप्रियता की खातिर अपने साहित्य के मापदंडों से कभी भी समझौता नहीं किया। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी में एक बार लिखा था, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? और अगर आज मुंशी प्रेमचंद जीवित होते तो यह खबर देखकर शायद कहते कि टीआरपी घटने के डर से ईमान की बात ना कहोगे। यह बहुत बड़ा सवाल है। आप टीआरपी घटने के डर से क्या सही बात कहना बंद कर दोगे? क्या ईमान की बात कहना बंद कर दोगे? आप यानी दर्शक कौन सा टीवी चैनल कितनी देर तक देखते हैं, इसके आधार पर उस चैनल पर चलने वाले विज्ञापनों की दर तय होती है। यही कारण है कि हर चैनल में नंबर 1 बनने की होड़ लगी है। कोई चैनल टीआरपी में किस नंबर पर है, यह पता लगाने के लिए वर्ष 2010 में एक नए सिस्टम की शुरुआत की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी टीआरपी के आंकड़े जारी करती थी उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत एक नई एजेंसी बनाई गई। इस नई एजेंसी का नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क। बार्क में चैनलों और एडवर्टाइजर्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह टीआरपी मापने की एक बहुत बड़ी एजेंसी है और भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र एजेंसी है। एक ही एजेंसी है। चैनलों की रेटिंग पता करने के लिए बार्क ने देश भर में लगभग 44,000 बैरोमीटर लगा रखे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। हर टेलीविजन चैनल के प्रसारण के साथ एक खास फ्रीक्वेंसी का ऑडियो होता है। इस ऑडियो को हम और आप सुन नहीं सकते, लेकिन बार्क के बैरोमीटर इसे सुन सकते हैं। इसे ऑडियो वाटर मार्किंग कहते हैं। यह बहुत टेक्निकल मामला है। इससे यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी देर तक कौन सा चैनल देख रहा है। ये बैरोमीटर जिन 44,000 घरों में लगे हैं उनके कुल सदस्यों की संख्या 1,80,000 के लगभग है। तो एक बात जो आपको समझने वाली है वो ये कि जो पूरा डेटा टीआरपी का आता है ये सिर्फ लगभग 40,000 घरों से आता है। इस 135 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 40,000 घर, सोचिए, यानी 135 करोड़ आबादी वाले देश के लोग कौन सा चैनल देखते हैं, इसका अनुमान लगाने के लिए जो सैंपल है वो हमारी जनसंख्या का मात्र 0.01% है। 0.01%, यानी 7,500 में से सिर्फ एक आदमी के ऊपर यह सैंपलिंग होती है। ये 1,80,000 लोग, सोचिए, 135 करोड़ लोगों के देश में 1,80,000 लोग जो चैनल और जो प्रोग्राम देखते हैं उसी आधार पर यह मान लिया जाता है कि कौन सा चैनल किस नंबर पर है। ये 1,80,000 लोग जिस तरह के प्रोग्राम देखते हैं वैसे ही प्रोग्राम सारे चैनल एक साथ दिखाने लगते हैं। और यही कारण है कि कई बार आप देखते होंगे कि हर न्यूज चैनल एक जैसे ही प्रोग्राम दिखाता है, एक जैसी हेडलाइंस होती हैं, बल्कि सारे न्यूज चैनल एक जैसे दिखते भी हैं। एक जैसी ब्रेकिंग न्यूज आती है, एक जैसी हेडलाइन आती है, एक जैसी भाषा होती है, रिपोर्टिंग करने का एक जैसा तरीका होता है और जिस चीज की जो लहर चल रही होती है हर चैनल पर वही चलता है। कभी सारे चैनलों पर कॉमेडी के शो दिखाए जाने लगते हैं। एक समय ऐसा भी था जब हर चैनल अपराध से जुड़ी खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता था, क्योंकि उसी में टीआरपी मिलती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ये एक तरह की व्यापारिक मजबूरी है, क्योंकि इससे चैनलों के विज्ञापनों की दर तय होती है। किसी चैनल को जितनी ज्यादा रेटिंग मिलती है उससे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। इन विज्ञापनों की दर भी रेटिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। जितनी ज्यादा टीआरपी उतनी ज्यादा कीमत, जितनी कम टीआरपी उतनी कम कीमत। इससे उस चैनल की कमाई यानी रेवेन्यू पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और यही बिजनेस मॉडल है जिसने आज हमारी और आपकी पसंद नापसंद को भी एक तरह से हैक कर लिया है। और जो फ्री टू एयर चैनल होते हैं जैसे रिपब्लिक टीवी है, फ्री टू एयर चैनल का सिर्फ एकमात्र जो साधन होता है कमाई का वो है विज्ञापन। और विज्ञापनों के लिए टीआरपी बहुत जरूरी है। अब वो टीआरपी ईमानदारी से ली जाए या बेईमानी से ली जाए, लेकिन टीआरपी आनी चाहिए। ये जीवन और मरण का प्रश्न है। और खास तौर पर जो नए चैनल आए हैं, जो अभी हाल फिलहाल जो नए चैनल आए हैं, उनके लिए ये और भी बड़ी समस्या होती है। जी न्यूज देश का सबसे पुराना चैनल है, देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। हम 26 साल से यही काम आपके सामने कर रहे हैं, आपको लगातार जिम्मेदारी से खबर दिखा रहे हैं। लेकिन जो नए चैनल हैं वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वो रातों रात अपने घाटे को कम करना चाहते हैं, वो रातों रात
टीआरपी के चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंचना चाहते हैं और इसलिए कई बार वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। टीआरपी खरीदने की कोशिश करते हैं, टीआरपी चुराने की कोशिश करते हैं और न्यूज आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि न्यूज मनोरंजन लगने लगे, क्योंकि जब आप मनोरंजन देखेंगे तो ज्यादा संख्या में लोग देखेंगे, जिससे टीआरपी बढ़ेगी। समस्या यह है कि कुछ चैनलों ने टीआरपी के सिस्टम में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। ये एक तरह का धोखा है जो इस देश के करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। टीआरपी के बैरोमीटर से छेड़छाड़ का ये रैकेट किस तरह काम करता था, इस बारे में मुंबई से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी। ये जो आप अभी मकान देख रहे हैं मुंबई में, इतने बड़ी संख्या में जो मकान हैं, इन मकानों में से न जाने किस में बार्क के बैरोमीटर लगे होंगे, न जाने किस मकान में यह सेटिंग हो चुकी होगी कि उस मकान में किसी खास चैनल को पैसा देकर चलाकर छोड़ दिया गया होगा और उसकी रेटिंग यहीं कहीं से आ रही होगी, लेकिन आपको और हमको कभी पता नहीं चलेगा और हम ये सोचते रहेंगे कि इस चैनल की खबरों को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं। कि हम जो आपको डेमो बता रहे हैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए है। ये कोई असली लोकेशन बैरोमीटर की नहीं है, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि बैरोमीटर कहाँ इंस्टॉल है। मुंबई भर की अगर बात करें तो मुंबई में 2000 से ज़्यादा जगहों पर बैरोमीटर इंस्टॉल किए गए हैं। दरअसल ये बैरोमीटर होता क्या है? ये बैरोमीटर आपके सेट टॉप बॉक्स के साथ जुड़ी हुई एक और मशीन होती है जो लगातार ये मॉनिटर करती है कि आप दिन भर किस चैनल को कितने समय तक देख रहे हैं। अब ऐसे में ये एजेंसी क्या करती हैं, इन्हें ये लोकेशन पता होता है कि आखिर ये बैरोमीटर्स कहाँ लगे हुए हैं। ये उन घरों में जाते हैं जहाँ पर ये बैरोमीटर लगे गए हैं और वहाँ जाकर के उन लोगों को पैसे देते हैं, 500 से 1000 रुपये देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कोई एक निजी चैनल लगातार दिन भर चालू रखें, ताकि बैरोमीटर में यही डेटा रिकॉर्ड हो कि आप इसी चैनल को देख रहे हैं जिसको आपने यहाँ पर चालू रखा है। तो आज जो कुछ हुआ है उसके बाद टीआरपी जो भी कहती है उससे लोगों का भरोसा शायद हमेशा के लिए उठ जाएगा। तो क्या टीआरपी नकली होती है? टीआरपी लेने के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? अब हम 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 3 मिनट आप इंतजार कीजिए और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जिस जमाने में टीआरपी मापने का कोई सिस्टम था ही नहीं, कोई पैमाना ही नहीं था, उस जमाने में जी न्यूज को विज्ञापन कैसे मिलते थे। क्योंकि जब जी टीवी लॉन्च हुआ था, ये हम बात कर रहे हैं 1992, 93, 94 की, उस जमाने में एक ही चैनल था और टीआरपी मापने का ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी ना ही कोई एजेंसी थी। उस जमाने में टीआरपी के बारे में कैसे पता चलता था और विज्ञापन कैसे मिलते थे, एक बहुत दिलचस्प कहानी है जिसकी शुरुआत जी टीवी ने ही की थी। ये कहानी हम आप Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.